राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति हेतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और एक संगठित राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। यद्यपि 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष माना जा सकता है, परंतु इसकी औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई, जो कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी तक अनवरत रूप से जारी रही। तो इसमें इसके जो पहले चरण है उसमें हम लोग उसको जानते हैं उदारवादी चरण से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए युग का आरंभ हो गया। चूँकि कांग्रेस की शुरुआती नेतृत्व जिन नेताओं ने किया उनकी कार्य प्रणाली उदार प्रकृति की थी, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इस समय कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का प्रभाव था, जिनमें अधिकतर पत्रकार, वकील, इंजीनियर एवं डॉक्टर इत्यादि प्रमुख थे। ये उदारवादी नेता अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठावान थे तथा उन्हें अपने शत्रु नहीं मानते थे। दादा भाई नौरोजी ने निम्न शब्दों से अंग्रेजों के प्रति उदारवादियों की नीति स्पष्ट हो जाती है कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हक की मांग कर सकते हैं। अगर हमें ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से वंचित रखा जाता है तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से क्या लाभ। यह तो एक और एशियाई निरंकुश शासन मात्र होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों के स्वामित्व की बात की जा रही है। तो इस समय के जो उदारवादी नेताओं में फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त प्रमुख थे। कालांतर में द्वारकानाथ गांगुली, एमजी रानाडे, वीर राघवाचारी, आनंद चार्लू और गोपाल कृष्ण गोखले भी इसमें शामिल हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि उदारवादियों की कार्य प्रणाली किस प्रकार की थी। तो उदारवादियों को नरमपंथी के नाम से भी जाना जाता था। उनकी कार्य प्रणाली में प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा करना और अपनी मांगों को उनके पास रखना शामिल था। वे अपनी मांगों को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से स्पष्ट करते थे ताकि जनता को राजनीतिक जागरूकता व शिक्षा प्राप्त हो सके। इस चरण में कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में मात्र 3 दिन चलता था। वार्षिक अधिवेशनों के अतिरिक्त अपने कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए कांग्रेस के पास संगठित तंत्र का अभाव था। ठीक है, तो ये कार्य प्रणाली थी उदारवादियों की। उदारवादियों की विचारधारा और आरंभिक कार्यक्रम को देखें तो उदारवादियों को आरंभ में विश्वास था कि भारतीयों के शोषण के पीछे भेदभाव मूलक औपनिवेशिक नौकरशाही ही जिम्मेदार है और यदि ब्रिटिश सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए तो ब्रिटिश सरकार भारत में कल्याणकारी सुधारों एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी। उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता तथा उदारता का भ्रम था, जिसके कारण वे एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन तक समान प्रकार की मांगों को प्रस्तावित करते रहते थे। चाहे ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों को माने या न माने, वे कभी भी उग्र विरोध नहीं करते थे। उनकी मांग को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो संवैधानिक, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा आर्थिक। ठीक है, तो उदारवादियों की संवैधानिक मांगें क्या थी? तो ये संवैधानिक मांग थी कि विधायिकाओं में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए। दूसरा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद तीसरा कि पश्चिमोत्तर प्रांत एवं पंजाब में नई परिषदें स्थापित की जाए। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में भी उसी प्रकार से स्वशासन की स्थापना हो जैसा कि कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में स्थापित था। तो ये उदारवादियों की संवैधानिक मांग थी। इसके अलावा देखें इनकी प्रशासनिक मांगें तो लोक सेवाओं में समान शर्तों के साथ भारतीयों की नियुक्ति तथा भविष्य में लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए। आर्म्स एक्ट को समाप्त किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु अस्त्र रखने की छूट प्रदान की जाए। नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाली सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों को समाप्त किया जाए। अकाल नियंत्रण के लिए सिंचाई योजनाएं लागू की जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अधिक बजट का आवंटन किया जाए। तो ये सभी
उनकी मांगे थी और ये प्रशासनिक मांगे थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ संवैधानिक मांग, दूसरी तरफ प्रशासनिक मांगे। और उदारवादियों की आर्थिक मांगों को देखें तो साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना, ठीक है। दूसरा कि उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया तथा मुक्त व्यापार की आलोचना की। सैन्य व्यय में कटौती की जाए, ये सभी उदारवादियों की मांगे थी। इसके अलावा उनकी मांगे थी आर्थिक मांगों में भारतीय उद्योग की सुरक्षा के लिए संरक्षणवादी नीति अपनाई जाए। अगला है कि सरकार कल्याणकारी कार्य करे। अगला है कि भू राजस्व कम करना, नमक कर समाप्त करना तथा कृषि एवं बैंकों का विलय करना आदि इनकी आर्थिक मांगों में शामिल था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन। तो उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन उनके उद्देश्यों के आधार पर किया जा सकता है। उदारवादियों की राजनीतिक मांगों का स्वरूप भले ही साधारण हो, लेकिन आर्थिक मांगों का स्वरूप ब्रिटिश विरोधी तथा उग्र था। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों का पर्दाफाश किया। कांग्रेस एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी जिसकी मांगों का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था, किंतु उदारवादियों के एजेंडे में समाज सुधार के मुद्दे को शामिल नहीं किया जाना तथा सीमित सामाजिक आधार होना इस चरण की एक बड़ी आलोचना थी। 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा जो भी लाभ, जैसे कि बजट पर बहस करने का अधिकार आदि प्राप्त हुआ, वह उदारवादी के राजनीतिक प्रयासों का ही प्रतिफल था। यद्यपि यह प्रयास पर्याप्त नहीं थे, तथापि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नींव तैयार करने का कार्य किया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन देखा। अब आगे बढ़ते हैं और उग्रवादी चरण को हम लोग देख लेते हैं इसमें, क्योंकि ये प्रथम चरण है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम चरण में उदारवादी और फिर उसके बाद जो है उग्रवादी चरण भी आता है। तो ये किस प्रकार का था ये हम लोग देखते हैं। तो 1905 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, ठीक है, जिसे उग्रवादी चरण की संज्ञा दी जाती है। यह ऐसा समय था जब ब्रिटिश शासन को वरदान मानने वाले उदारवादी नेताओं का विश्वास टूटकर बिखर गया, क्योंकि उनकी मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार ने उपेक्षावादी रवैया अपनाया हुआ था। अतः कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा वाले वर्ग का उदय हुआ, जिसने लोगों को प्रार्थना व याचना के बदले संघर्ष का मांग अपनाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के इस उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता जो थे वो लाल बालपाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष, ठीक है। इन नेताओं के समूह को गरम दल के नाम से भी जाना जाता था। इनका मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर ही अधिकारों को पाया जा सकता है, अतः अब आंदोलन उग्र तरीके से चलाया जाए। तो उग्रवादियों के उदय के कारण क्या थे? तो उग्रवादियों के उदय के कारण जो है इसमें ही छुपे हुए थे, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा। तो पहला है राजनीतिक निराशा, ठीक है, राजनीतिक निराशा। तो ये क्या थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा उदारवादी कांग्रेस की मांगों के प्रति उपेक्षावादी नीति अपनाई जा रही थी, जिसने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि को आंदोलित कर दिया। कांग्रेस के इन युवा नेताओं ने उदारवादियों की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया तथा इसे त्याग कर अपनी मांगे मनवाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। तो एक तो ये था कि राजनीतिक निराशा। दूसरा देखें तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने भी उग्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदारवादियों ने पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति में अपनी निष्ठा जताई थी, जबकि उग्रवादी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ मानते थे। इसी समय अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। एनी बेसेंट का कहना था कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, ठीक है। तो ये था, तो पहला तो ये कारण था। दूसरा कारण देखें कि लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति नहीं। इसके अलावा देखें तो देखिए उग्रवादियों के उदय के कारण में देखें तो पहली राजनीतिक निराशा, दूसरा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, इसके बाद तीसरा है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया।
उसका शासनकाल भारतीयों के लिए उत्पीड़न भरा भरा रहा। उसके कार्यों जैसे कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर देना, 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय को राजकीय संरक्षण में ले लेना और 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन की घोषणा आदि ने उग्रवादियों को उत्तेजित कर दिया। इसके अलावा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव ये था। तात्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे कि जापान का उदय तथा उसके द्वारा रूस को पराजित करना, इटली का इथियोपिया जैसे छोटे देश के हाथों पराजित होना, आयरलैंड, चीन, तुर्की में होने वाले जन आंदोलन आदि ने भी भारतीयों को प्रेरित किया था। इसके बाद देखें तो अकाल की बारंबारता, 1876 से लेकर 1900 के मध्य देश में लगभग 18 बार अकाल पड़े, जिससे जनधन की अपार हानि हुई। ब्रिटिश सरकार इन अकालों से बचाव के लिए कोई गंभीर उपाय नहीं कर रही थी। इसके विपरीत इन दिनों भी उसकी शोषणकारी नीतियां जो है जारी रही। कृषि के वाणिज्यीकरण तथा रेलवे द्वारा अनाजों की निकासी से भारत में खाद्यान्न की उपलब्धता सीमित हुई। इस दृष्टि से ब्रिटिश काल में अकाल प्रायोजित थे। इसके बाद देखें तो धार्मिक सामाजिक जो सुधार आंदोलन हुए उसका भी प्रभाव था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुधारकों ने राष्ट्रीयता, स्वाभिमान, स्वदेशी जैसी प्रवृत्तियों पर जोर दिया तथा स्वयं व राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का आह्वान किया। तिलक व अरविंदो घोष जैसे नेताओं ने राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक आधार प्रदान करते हुए भारतीयों में आत्मविश्वास व स्वाभिमान का संचार किया। इससे उग्र राष्ट्रवाद को बल मिला। अब हम लोग देख लेते हैं कि उग्रवादियों की विचारधारा और कार्यपद्धति किस प्रकार की थी, वह देख लेते हैं। तो उग्रवादियों को ब्रिटिश सरकार के कृपापूर्ण शासन पर तनिक भी भरोसा नहीं था। वे औपनिवेशिक सत्ता को पूर्णतः उखाड़ फेंकने के पक्षधर थे। दूसरा कि उग्रवादियों की कार्य पद्धति अधिकार मांगने की न होकर लड़कर प्राप्त करने की थी। इन्होंने स्वराज व स्वाधीनता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बताया तथा इसकी प्राप्ति के लिए आत्मत्याग एवं बलिदान पर बल दिया। इसके अलावा देखें तो उग्रवादियों ने आवेदन की संवैधानिक पद्धति को त्याग दिया तथा निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति को अपनाया। स्वदेशी का समर्थन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसके मुख्य हथियार थे। इसके बाद देखें तो इन्होंने भारत के इतिहास व संस्कृति से प्रेरणा ली तथा भारत की विरासत के प्रति गौरवान्वित महसूस किया। और उग्रवादियों को उदारवादियों का सामाजिक आधार संकीर्ण नजर आता था, अतः वे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कांग्रेस के प्रसार के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस में शामिल हो। ठीक है, तो इस प्रकार से उग्रवादियों की कार्य प्रणाली थी। अब हम लोग उग्रवादियों का योगदान देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को विस्तृत करने का श्रेय उग्रवादियों को ही जाता है। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार बना दिया। उग्रवादियों का योगदान रहा कि उन्होंने बड़ी संख्या में छात्रों एवं युवाओं को आंदोलन से जोड़ा। इनके बलिदान व त्याग के मंत्र ने जन सामान्य को भी आकर्षित किया। तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के जेल जाने से आंदोलन के प्रति जन विश्वास में वृद्धि हुई। उग्रवादियों ने आंदोलन को एक नया स्वरूप देकर उसकी श्वास को बनाए रखा, जिससे गांधी जी आगे ले गए और भारत को आज़ादी दिलाई। अब हम लोग देख लेते हैं कि उग्रवादियों के कार्य का मूल्यांकन करें, सीमाएं क्या थी, तो इसे देख लेते हैं। तो पहला दिया है कि उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया तथा ऊर्जा से परिपूर्ण किया, किंतु उनके कुछ कार्यों ने अनजाने में ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। वस्तुतः वे अपने कार्यक्रमों के नारों में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। दूसरा, उग्रवादियों की सबसे बड़ी खामी रही कि वे कांग्रेस के भीतर रहकर उदारवादियों के साथ सामंजस्य नहीं बना सके। फलतः 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके अलावा देखें तो इनके द्वारा सुझाए गए संघर्ष व आत्म बलिदान की चरम परिणति क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में हुई, जिसने एक प्रकार की अराजकता उत्पन्न की और ब्रिटिश शासन को राष्ट्रीय आंदोलन का निर्मम दमन करने का औचित्य प्रदान किया। ठीक है, तो ये था। तो हमने सीमाएं देखी और उग्रवादी कार्यों का मूल्यांकन देखा। अब हम लोग देख लेते हैं कि उदारवादियों एवं उग्रवादियों में मतभेद के प्रमुख बिंदु ये कहाँ कहाँ थे। तो प्रमुख बिंदु के बारे में बात कर ले तो
भारत में राष्ट्रवादी भावना के विकास एवं राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत और इसे आगे तक ले जाने में उदारवादियों और उग्रवादी दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने न केवल आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की बल्कि यह स्थापित कर दिया कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा। इसके बावजूद दोनों की राजनीति में कई रणनीतिक मतभेद थे जो इस प्रकार से थे। तो पहला दिया है कि सामाजिक संरचना। उदारवादी समूह के जो नेता थे उच्च मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका दृष्टिकोण अभिजातीय था तथा जनता से उनका प्रत्यक्ष संवाद नहीं था, जबकि उग्रवादी निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका दृष्टिकोण वंचित वर्गों का उत्थान करने का था। वे सामान्य जन के कष्टों से भली भांति वाकिफ थे। तो ये सामाजिक संरचना में दोनों में अंतर था। दूसरा देखें कार्य प्रणाली में अंतर। ब्रिटिश सरकार के विरोध की कार्यप्रणाली में दोनों के बीच मतैक्य नहीं था। उदारवादियों की कार्यप्रणालियों को उग्रवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। वे उनके प्रार्थना, प्रतिवेदन तथा स्मरण पत्र देने के स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति पर बल देते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत ब्रिटिश वस्तुओं एवं संस्थाओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी पर बल देना आदि शामिल था। ठीक है, अगला देखें तो व्यक्तित्व में टकराहट। उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेद का एक अन्य कारण दोनों के व्यक्तित्व में टकराहट का होना भी था। उदाहरण के लिए देखें तो तिलक और गोखले के बीच मतभेद व्याप्त था। गोपाल गणेश आगरकर जो पहले तिलक के समूह में थे वे गोखले मेहता समूह में चले गए। कालांतर में यह मुद्दा दोनों गुटों के बीच तनाव का कारण बना। ठीक है, इसके बाद देखें वैचारिक मतभेद। उदारवादियों एवं उग्रवादियों के विचारों में भी भिन्नता थी। जहां उदारवादी पाश्चात्य परंपरा पर से अधिक प्रभावित थे, वहीं उग्रवादी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, उग्रवादियों ने प्राचीन भारत के गणराज्यों का उदाहरण देकर भारत में गणतंत्र की प्राचीन परंपरा को सिद्ध करने का प्रयास किया। ठीक है, और देखें इनके जो मतभेद के मुख्य बिंदु में तो देखते हैं कि ब्रिटिश राज के प्रति नीति। उदारवादियों को सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास था, अतः वे अंग्रेजों के अधीन स्वशासन के लक्ष्य से ही संतुष्ट थे। वहीं उग्रवादियों का लक्ष्य ब्रिटिश राज का बहिष्कार तथा देश में स्वराज तथा स्वाधीनता स्थापित करने का था। तो दोस्तों हम लोगों ने जो प्रथम चरण है उसे विस्तार पूर्वक देखा राष्ट्रीय आंदोलन का। इसमें हमने उदारवादी चरण को देखा और उग्रवादी चरण उसे भी हम लोगों ने देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो तब तक के लिए धन्यवाद।